नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक नई क्लास हिस्ट्री की एक नई क्लास के साथ फिर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम मगध के नवीन तकनीकी एवं विधि का प्रयोग या उपयोग हमने पढ़ा। उसमें हम बताया कि जो धान की जो छिटाई विधि है, ये छिटाई विधि के बाद अब जो है 600 BC में क्या हो गया, इसमें रोपाई विधि स्टार्ट हो गई। लोहे का उन्होंने बेहतरीन प्रयोग किया था, हाथियों का उन्होंने प्रयोग किया। हाथी जो मगध के जंगलों में रहा करते थे, तो जब जंगल कटे, मगध के जंगल जब कट गए, तो कटने के बाद जो है उन हाथी मतलब लकड़ियों का भी उन मगध ने उपयोग किया। साथ में जो वहाँ पे हाथियाँ थी उनको जो है उसको ढोने में और सैनिकों को अपने सैनिकों को मजबूत करने में या लड़ाई करने में या युद्ध करने में जो है उनका प्रयोग किया उन लोगों ने। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मगध का नेतृत्व जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के भी 3 लड़के मैंने बताए थे। ठीक है, जो आखिरी इनका हर्यक वंश का जो आखिरी शासक है वो नागदशक को माना जाता है। ये जो है बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार की हत्या करते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को पहला पितृहंता कहा जाता है और अजातशत्रु की हत्या उदयन उनके लड़के ने की, तो उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। तो हम चलते हैं हर्यक वंश से, शुरू करते हैं हर्यक वंश। ठीक है, उससे पहले हम आप लोगों को एक आध शायरी सुना देते हैं। ठीक है, पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात भी नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है इन सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है इन सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, एक और सुन लीजिए। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल में दिखाया न करो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा शायरी। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे मित्र जो हैं नए जुड़े हैं, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। दुआएं लगेंगी एक अध्यापक की या फिर अपने मित्र की। ठीक है, तो दुआएं लेते चलिए, यही काम आने वाला है, क्योंकि हर इंसान जो है ज़्यादा उम्र तो रहता नहीं है। ये बहुत, अगर भारत का बहुत गिने चुने लोग हैं जो बढ़िया खान पियन है, वो 100-110 तक जाते हैं, लेकिन मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है 70, 72, 75, 79 या 90 तक जाते जाते क्लोज हो जाती है लाइफ। उससे पहले हमें कुछ करना होता है। तो हमें करना कैसे है, पहले तो हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, हम सभी को सबसे ज़रूरी चीज़ ज्ञान होती है, उसे अर्जित करना है। उसी ज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसे हम इंग्लिश में स्टूपिड और हिंदी में हम पागल कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। मिटाया जाए इसको। हर्यक वंश, ओहो ये भी सही नहीं है। हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। ठीक है, लिख लीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, या बिंबिसार है लिख लेते हैं, माना क्या जाता है, उसे मानते ही हैं सभी लोग। ठीक है, और बिंबिसार को एक अन्य नाम से जाना जाता है। बिंबिसार का एक अन्य नाम क्या है जो बहुत फेमस है, बता देते हैं। श्रेणिक कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणिक। बिंबिसार को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, अगर पूछेगा तो श्रेणिक। और बौद्ध साहित्य है एक, बौद्ध साहित्य, एक ठो बौद्ध साहित्य कौन सी है, उसका नाम श्रृंखली ग्रंथ है, एक श्रृंखली ग्रंथ है। और श्रृंखली ग्रंथ कौन सा है, तो ये
दीपवंश है, ठीक है। और दीपवंश सिंगली ग्रंथ है वो दीपवंश, और दीपवंश में इसे बोधिस कहा गया है। क्या कहा गया है? बोधिस कहा गया है बौद्ध साहित्य में। और जो है मत्स्य पुराण में इसे क्या कहा गया है, ये भी जान जाइए। मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस कहा गया है, क्षेत्रोजस कहा गया है। और इनके पिता को जो है क्या कहा गया है जैन ग्रंथ में, ये भी जान जाते हैं। जैन ग्रंथ में बिंबिसार के पिता को, बिंबिसार के पिता को लिच्छवी गणराज्य का सेनापति कहा गया है। पिता को लिच्छवी गणराज्य का सेनापति कहा गया है, सेनापति कहा गया है। और बिंबिसार की 3 पत्नियां थीं, ठीक है। बिंबिसार की पत्नियां कितनी थी? बिंबिसार की पत्नियां 3 थीं, उन तीनों का नाम भी जान लेते हैं। बिंबिसार की पत्नियां 3 थीं। कौन सी? एक तो चेलना थी, चेलना, और दूसरी थी महाकोसला, ठीक है। और हम जो उनकी तीसरी पत्नी थी उसे खेमा कहते थे, खेमा, ठीक है। ये भी जान जाते हैं। ये लिच्छवी गणराज्य जो चेतक थे, चेतक, ये चेटक की पुत्री है। कौन है? चेटक की पुत्री है। चेलना जो है, हाँ, ये चेटक की क्या है? ये पुत्री है, ठीक है। चेटक कहाँ के? लिच्छवी के राजा थे। कहाँ के? लिच्छवी, मतलब वज्जी गणराज का मैंने बताया था। वज्जी गणराज में कितने थे? वज्जी गणराज में 8 बताए हैं गणराज हैं, और कहीं कहीं जो है 36 गणराज भी बताया गया है, ठीक है। महाकोसला, ये कौशल नरेश की बहन है। कौन है? कौशल मैंने बताया था, उसमें कौशल भी एक महाजनपद था। तो कौशल महाजनपद था, और कौशल महाजनपद के प्रसेनजीत जो है राजा थे, और प्रसेनजीत की ये क्या थी? बहन थी। कौन? महाकोसला का ही पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो महाकोसला का, ठीक है। और जो मैंने खेमा बताया, खेमा को मैंने बताया था ना काशी गणराज, काशी, ठीक है, काशी महाजनपद था। तो काशी महाजनपद के जो राजा थे वो मैंने बताया था। आप लोग उस वीडियो को देखिए, नहीं तो बता दूंगा तो आप लोग पीछे वाली वीडियो को देखोगे नहीं, ठीक है। तो जो खेमा थी, ठीक है। अब एक चीज़ जान जाइए, इससे तो अजातशत्रु हो गए। चेलना से भी 2 पुत्र हुए थे, हल और बेहल, ठीक है। हल और बेहल हुए थे। और खेमा से जो पुत्र हुए थे उसका नाम था बोधि कुमार, ठीक है। और भी इसमें बता दिया जाए, अगर आ रहा हो तो नीचे एक बता देते हैं। इनका अभय नाम का भी एक पुत्र था, ठीक है, आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अभय इनका एक पुत्र था, अभय भी। तो अभय जो है आम्रपाली को मैंने बताया था, आम्रपाली क्या कौन है? तो आम्रपाली वैशाली की जो है एक गणिक है या फिर वैश्या है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये बिंबिसार जो हैं, बिंबिसार ये वैशाली में 7 दिन तक रुके हुए थे, ठीक है। तो 7 दिन तक कहाँ रुके हुए थे? तो आम्रपाली के यहाँ रुके हुए थे, ठीक है। तो आम्रपाली से इनका जो है संबंध हो गया था नाजायज़ वाला, ठीक है। तो उससे जो है एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अभय, ठीक है। अभय ने किसे पाला? अभय एक अनाथ बच्चा था, आजीवक क्या था? एक अनाथ बच्चा था, जो बाद में चल के इनका क्या राजवैद्य बनता है, राजवैद्य होता है। कौन आजीवक? इनका बिंबिसार का, ठीक है। तो आम्रपाली से कौन पैदा होता है? तो अभय पैदा होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, मिटाया जाए। आप लोग एक बार रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिटा रहे हैं फिर। अच्छी लगेगी वीडियो आपको, आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। ज्ञान देखिए, हमेशा मैं कई बार कह चुका हूँ कि ज्ञान हमेशा पूर्ण ही अच्छा लगता है। ठीक है, पूरा ज्ञान जो है हमें जो है संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि अब नक्शे पे देख लेते हैं कि कैसे जो है वो बिंबिसार जो है अपना जो है विस्तार करता है। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं हाथ से बना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ रहा मगध। ठीक है, मगध के बगल में मैंने बताया था ये काशी रहा। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये अवंती है। ठीक, और इसके ऊपर जो है मैंने बताया था यहाँ पे वत्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्ल है, मल्ल गणराज। और यहाँ पे जो है कौशल मान लीजिए। ठीक, और कौशल के नीचे यहाँ पे वज्जी मान लीजिए, छोटा छोटा ही बना रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे हमारा अंग हो गया। अभी इतनी की ज़रूरत है तो इतना ही करते हैं। ठीक है, इधर मैंने बताया है गांधार है, गांधार की भी ज़रूरत पड़ेगी और इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ये गांधार जो है, ये गांधार कौन करता है, ये गांधार ये पुष्कर सरीन यहाँ के राजा थे। कौन था, पुष्कर सरीन, मैंने बताया था अगले वाले वीडियो में गांधार में। और यहाँ के राजा चंड प्रदोत थे, चंड प्रदोत। ठीक है, पुष्कर सरीन गांधार ने हराया था किसे, अवंती को। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं सबसे पहले मगध ने किसे जीता, अंग को जीता। और अंग को मैंने बताया था कि अंग ने क्या किया था, ब्रह्मदत्त यहाँ के राजा थे। तो ब्रह्मदत्त ने जब यहाँ 600 BC के पहले यहाँ के राजा जो एक थे गणक करके राजा थे एक, मैंने बताया है, शायद दिमाग में नहीं आ रहा है कि गणक थे, ऐसे ही नाम के थे। तो ये जो है यहाँ इसे हरा देते हैं मगध को। तो एक राजनीतिक तौर पे भी एक वो बनता है कि भैया आपने हमें हराया है। तो जब बिंबिसार ने क्या किया, तो सबसे पहले इसीलिए बिंबिसार ने मगध पर जो है आक्रमण किया, सॉरी अंग पे आक्रमण किया और अंग को क्या किया, जीत लिया। तो अब मगध के पास इतना हो गया। और यहाँ पे अवंती की नज़र किस पे थी, काशी पे थी। ठीक है, मगध की नज़र किस पे थी, काशी थी। तो उन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध भी राजनीति के साथ, वो युद्ध के साथ, वो व्यवहार भी, आदमी व्यवहार कुशल व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, काशी की खेमा से जो है शादी कर लिया। अब क्या हो गया, अब इनसे लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी अवंती से, और जो है काशी भी कब्जे में हो गया। इसके बाद उसने क्या किया, बंदे ने फिर एक काम और, फिर एक शादी और कर ली। और ये जो है एक काशी से कर ली और दूसरी शादी जो है, मिटाते चलते हैं अब जितना हो जा रहा है, इससे भी कर लिया और इससे भी कर ली। अब उसका हिस्सा इतना हो गया। ठीक है, अवंती, अब समझ लो अवंती इतना हो गया, सॉरी मगध इतना हो गया। तो अब समझ में आया ना कि ये इतना हिस्सा जो है ले लिए, मगध के पास अब इतना हिस्सा हो गया। ठीक है, और इनसे भी इनका व्यवहार अच्छा हो गया है, इनसे भी अच्छा है और इनसे भी अच्छा है। चंड प्रदोत को मैंने पहले बताया था कि पांडुरोग हो गया था, पांडुरोग मैंने बताया है। पांडुरोग किसे कहते हैं, पीलिया को कहते हैं। ठीक है, पीलिया को कहते हैं। तो इनको जब पीलिया हो गया चंड प्रदोत को, तो मगध के राजा बिंबिसार ने क्या किया था, आजीवक को भेजा था। किसे भेजा था, आजीवक को, इनको पीलिया ठीक करने के लिए।
कहीं कहीं जीवक भी लिखा रहता है, याद रखना। आजीवक या जीवक आएगा, इनका राजवैद्य जो है वो जीवक आजीवक दोनों लिखे रहते हैं, तो दोनों में से कोई आएगा तो मार देना। तो इनके पीलिया को ठीक करने के लिए क्या किया इसने, आजीवक अपने वैद्य को भेजा और इनका पीलिया जो है ठीक करके वैद्य फिर से वापस आ गए। तो इनसे भी व्यवहार अच्छा हो गया, अवंती से भी, ठीक है। अवंती भी अब मगध से झगड़ा नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, एक आर्थिक रूप से क्या हो गया, आर्थिक रूप से ये मजबूत हो गया। अब बड़ा भी हो गया, ठीक है। इन सबसे अब इतना इनका हिस्सा, इनका हिस्सा इतना है, इतना है, इनका हिस्सा इतना है, ठीक है। इतने छोटे छोटे हिस्से में अब इसमें क्या हो गए, 4-5 महाजनपदों को शामिल कर लिया उसने, अंग को शामिल कर ही लिया उसने, काशी को भी शामिल कर लिया, वज्जी को भी शामिल कर लिया और कौशल को भी इसने शामिल कर लिया। तो 4 और एक मगध है ही है, 5 राज्य जो हैं महाजनपद जो हैं इसमें शामिल हो गए। तो समझ में आया ना उसने क्या दिमाग लगाया। एक तो लड़ाई करके अंग को जीता, उसके बाद 3 तो शादियाँ करके भी क्या होता था, दहेज के रूप में दिया जाता है ना। अभी भी दहेज देखते हो कि जब शादियाँ होती हैं तो लोगों को दहेज दिया जाता है, बिना मांगे ही दिया जाता है। तो वैसे एक तरह से उपहार कहा जाता है उसे, जो बिना मांगे दिया जाए उसे उपहार कहते हैं, जो मांगा जाए उसे दहेज कहते हैं, ठीक है। तो बिना मांगे ही इनको काशी मिल गया, बिना मांगे ही कौशल मिल गया, बिना मांगे ही लिच्छवी गणराज्य मतलब वज्जी भी मिल गया, ठीक है। जो गणराज्य हैं, वज्जी गणराज्य जो जिसमें गण लगा हो, ये समझ लीजिएगा कि वो राजतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र है, ठीक है। समझ में आई बातें। उसमें छोटे छोटे कई राजा हुए होंगे और कई राजा जो है एकजुट होके लड़ेंगे। अभी अजातशत्रु क्या करता है, वज्जी पे वो कई साल तक 16 सालों तक वो वज्जी पे जो है वज्जी से लड़ाई करता है, लेकिन वज्जी को जीत नहीं पाता। जीत क्यों नहीं पाता अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, जब अजातशत्रु के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नक्शा बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ठीक है। तो वैवाहिक संबंधों से भी और युद्ध करके भी वो क्या करता है, अपना जो है कारनामा दिखाता है। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिंबिसार ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना का नेतृत्व किया था। अस्थाई सेना जो है सबसे पहले अगर किसी ने बनाया है तो 600 BC में बिंबिसार ने अस्थाई सेना का नेतृत्व किया है, ठीक है। और उससे पहले जो सेना हुआ करती थी उसे मलेशिया कहा जाता था। और मलेशिया किसे कहते हैं, जो युद्ध के समय बनाई गई सेना को मलेशिया कहते हैं। वो मैंने आगे वाली वीडियो में बताया है, उसको भी आप देखना चाहिए तो देख लीजिएगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये कि बिंबिसार ने ही, लिख लीजिएगा, नोट कर करके ही सब लिखिए क्योंकि सब जरूरी है। बिंबिसार ने मगध में सबसे पहले अस्थाई सेना का निर्माण किया, ठीक है, निर्माण किया, ठीक है। सबसे पहले अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया है, तो बिंबिसार ने किया है, ठीक है। अब इन सेनाओं को, ये कैसे, अस्थाई सेना कब गठित होती है, जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारी सेना भी मजबूत होगी। तो उन सेना को क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। पद उसने दिया, पद, ठीक है। कौन सा पद दिया ये भी जान लेते हैं। सर्वाचक, सर्वाचक महापात्र कहा। सर्वाचक महापात्र किसे कहा, अस्थाई सेना का जो नेतृत्व करता था। अस्थाई सेना का नेतृत्व करता था, ठीक है। ये सर्वाचक महापात्र क्या है, अस्थाई सेना का नेतृत्व करता था। जो ये अस्थाई सेना बनाई है उन लोग बिंबिसार ने, उसका जो है नेतृत्व कौन करता था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार द्वारा बनाई गई अस्थाई सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था, तो यही कहा जाता था सर्वाचक महापात्र, ठीक है।
और बिंबिसार द्वारा दूसरा पद उसने क्या दिया ये भी जान लेते हैं। उसने दिया व्यवहारिक महापात्र। व्यवहारिक महापात्र, ये किसे कहा जाता था? न्यायाधीश को कहा जाता था। ये कौन है? व्यवहारिक महापात्र न्यायाधीश होते थे। ठीक है। और भी उसने क्या पद बनाया? उसने तर्पण कर माफ़ किया था। क्या माफ़ किया था? बिंबिसार ने तर्पण कर माफ़ किया था। ठीक है। ये तर्पण किसे कहते हैं? नदी की जो उतराई होती है उसे कहते हैं तर्पण कर। नदी की उतराई कर। ठीक है। नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए तर्पण कर लगाया जाता था। नदी के एक कर लगता था। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जो कर लगता है उसी कर को हम तर्पण कर कहते हैं। और ये किस लिए उसने तर्पण कर माफ़ किया था? तो ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये तर्पण कर माफ़ किया गया था। तो ये भी लिख लीजिएगा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए तर्पण या कर माफ़ किया गया था। और इस समय जो मंत्री हुआ करते थे उसे कोलीय कहा जाता था। कोलीय मंत्री को कहा जाता था। ठीक है। मंत्री को कहा जाता था। ठीक है। इतना समझ में आई आप लोगों को बातें? उसके बाद जो है ये तो हो गए बिंबिसार जी की बातें। ठीक है। तो क्या होता है कि इनका एक पुत्र है अजातशत्रु। मैंने बताया ना, अंग को जीत के बिंबिसार ने अपने पुत्र जो है उनकी राजधानी थी अंग की चंपा, तो अजातशत्रु को वो चंपा दे देते हैं, अंग ही दे देते हैं, एक तरह से उसकी राजधानी चंपा दे देते हैं। तो चंपा में रह के वो खूब मौज से रहता है और उनका एक सहयोगी रहता है देवदत्त। ठीक है। तो देवदत्त जो है बिंबिसार के विपरीत, बिंबिसार का एक तरह से विरोधी भी है, एक तरह से कहिए बौद्धों का भी विरोधी है। ठीक है। तो बिंबिसार जो हैं बड़े लगावी थे, बौद्ध धर्म से बड़ा उनका लगाव था। तो वो क्या करता है कि देवदत्त जो है अजातशत्रु को बहुत भरता है, तो इतना भर देता है कि ये जो है बिंबिसार को जो है अजातशत्रु जो है जेल में डाल देता है, अपनी माँ को भी जेल में डाल देता है। महाकोसला उनकी माँ है बिंबिसार, और महाकोसला को वो जेल में डाल देता है ब्रह्मदत्त के कहने पे। ठीक है। और थोड़े दिन बाद जो है अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या भी कर देता है, और जब हत्या कर देता है तो महाकोसला को तकलीफ़ होती है। ठीक है। अब महाकोसला को जब तकलीफ़ होगी तो स्वाभाविक है कोसल नरेश को भी, प्रसेनजीत को भी तकलीफ़ होगी। ठीक है। प्रसेनजीत क्या है, प्रसेनजीत ने क्या किया, तो ये प्रसेनजीत जो ये कोसल नरेश हैं, तो कोसल का अधिकार जो है काशी पे भी था। ठीक है। पहले काशी के अधीन कोसल था और वज्जी था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि कोसल के अधीन जो है काशी हो गया। ठीक है। तो काशी, फिर उन्होंने काशी को ले लिया। ठीक है। किसने ले लिया? प्रसेनजीत ने ले लिया, क्योंकि ये काशी इनके अधीन था, कोसल के अधीन काशी था, तो काशी को उन्होंने ले लिया। ठीक। जब काशी को ले लिया तो अजातशत्रु को आ गया गुस्सा। ठीक है। और उसके और भी कारण बताए गए हैं, जैसे कि एक कारण ये भी बताया गया है, जैन धर्म में कहा गया है कि बिंबिसार जो है एक 16 लड़ियों का जो है हीरा पहनता था। ठीक है। 16 लड़ियों में जो माला थी उसमें हीरा था। ठीक है। वो और एक जो है सेनयक नाम का एक हाथी था जो अजातशत्रु को बहुत पसंद था, बहुत उसको प्रिय था। तो उसने क्या किया कि हल और बेहल को लेके जो है उसने लिच्छवी भेज दिया।
मतलब वज्जी संघ भेज दिया, ठीक है। तो जब वज्जी संघ भेज दिया तो भाई जो चीज़ अगर अजातशत्रु को पसंद है, बेहतर पर बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी जान से भी ज़्यादा चीज़ें कुछ लोगों को पसंद होती हैं और उसको कोई दूसरा ले लेता है तो गुस्सा इतना होता है कि उस गुस्से में वो उसको मार भी सकता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण बताया गया है जैन धर्म के साहित्यों में कि बिंबिसार को मारने का कारण वो भी था, ठीक है। और ब्रह्मदत्त को जानते ही हो, ब्रह्मदत्त अजातशत्रु का सहयोगी तो था ही, वो उसने भरा और बिंबिसार खत्म। और ये बन जाता है अजातशत्रु प्रथम पितृहंता। पूछा भी गया है कई बार कि प्रथम पितृहंता की संज्ञा किसे दी जाती है या प्रथम पितृहंता किसे कहा गया है, तो अजातशत्रु को कहा गया है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि द्वितीय पितृहंता किसे कहते हैं तो वो उदायन, इसके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र को कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर हम अजातशत्रु के बारे में चलते हैं। ठीक है, मिटाया जाए, बिंबिसार हो गए, ठीक। सेनयक को मैंने बताया भी है, सेनयक उनका हाथी था, किसका, बिंबिसार का। बिंबिसार और एक क्या पहनते थे, सोना 16 जो है लड़ियों वाला एक माला पहनते थे जो 16 हीरे लगे हुए थे, ठीक है। वो किसे पसंद था, अजातशत्रु को पसंद था। लेकिन बिंबिसार ने क्या किया कि उसे हल्ल और बेहल्ल जो उनके और जो बच्चे थे जो चेलना से पैदा हुए थे, हल्ल और बेहल, उसको लेकर वज्जी संघ कहिए या लिच्छवी कहिए, वहाँ पे भेज देते हैं, जिससे बहुत अजातशत्रु आके देखता है, उनके पास नहीं रहता है, इस वजह से उनकी हत्या कर देता है, ठीक है। और भी कारण है, और कारण ये है कि गंगा के किनारे पे स्थिर है ये भी हमारा वज्जी संघ लिच्छवी। तो कहा जाता है कि गंगा के किनारे जो है बहुत बड़ी खान थी सोने हीरे की, ठीक है। खान का मतलब एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी में जो है हीरे की खदान थी। तो उस खदान को पाने के लिए जो है वज्जी पे आक्रमण करता है, ठीक है। और कौशल पे आक्रमण किस लिए अजातशत्रु करता है, वो इसलिए कि जब काशी को वो छीन लेता है, ठीक है, अपना काशी ले लेता है, तो काशी लेने के बाद भाई क्रोध तो लगेगा ही, मेरी चीज़ें कुछ हैं और कोई दूसरा ले लेगा तो मुझे क्रोध तो लगेगा ही, ठीक है। तो उसने जो है कौशल पे इसलिए आक्रमण कर दिया था और कौशल को जीता भी। और जीतने के बाद जो है प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, ये प्रसेनजीत की बहन से शादी होती है किसकी, बिंबिसार की, ठीक है। महाकोशला कौन है, प्रसेनजीत की बहन है। और जो है वाजिरा करके उनकी एक पुत्री थी, ठीक है, प्रसेनजीत की। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे और उनकी एक पुत्री थी वाजिरा, जिसके जब कौशल को जीत लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अजातशत्रु के साथ वाजिरे का विवाह कर देते हैं, ठीक है। और भी कहानियाँ अभी आगे बताता रहूँगा, उससे पहले जो है अब अजातशत्रु के बारे में कुछ जान लेते हैं। अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक है, कई बार पूछा है, अन्य नाम कुणिक, ठीक है। कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम लिख लीजिएगा कुणिक। और एक बुद्ध घोष का एक ग्रंथ है, बुद्ध घोष का ग्रंथ कौन सा है, शिवमंगल विलासिनी, शिवमंगल विलासिनी, इसी में कहा गया है कि जो है कि वज्जी कहाँ है, गंगा के किनारे, ठीक है। गंगा के किनारे वज्जी संघ की एक पहाड़ी है, ठीक है। उस पहाड़ी में हीरे की खान है, कि क्या है, खान है। ये किसमें कहा गया है,
बुद्ध घोष का एक ग्रंथ है, कौन सा? शिव मंगल विलासनी। शिव मंगल विलासनी में कहा गया है कि वज्जी जो है गंगा के किनारे थी, और गंगा के किनारे जो उनकी पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ियों में हीरे की खान थी, ठीक है। और इसके लिए जो है वो वज्जी पे आक्रमण करता है, ठीक है। कौन? अजातशत्रु, ठीक। और भी कारण इसके हैं। और दूसरा कारण है कि एक स्वप्न वासोदत्ता है, घोष जी का है, स्वप्न वासोदत्ता। ये मैंने पहले भी बताया है, स्वप्न वासोदत्ता किसकी है। उसमें जो है पद्मावती जो है, पद्मावती, उसमें पद्मावती को क्या कहा जाता है? पुत्री कहा जाता है। पति अजातशत्रु की पुत्री है, अजातशत्रु की कौन है? पुत्री है, ठीक है। और जिसका विवाह मैंने बताया है उदयन से हुआ है, वत्स के राजा। जिसका विवाह किससे हुआ है मैंने पहले ही बताया है, विवाह वत्स के राजा उदयन से। वो स्वप्न वासोदत्ता पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सॉरी, वत्स, हाँ, वत्स के राजा कौन है? उदयन, इनके साथ हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जैसे जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है ये भी जान जाइए। जैन ग्रंथ में पद्मावती को पत्नी कहा गया है। पद्मावती कौन थी? पद्मावती अजातशत्रु की क्या है? अजातशत्रु की पत्नी। किसमें कहा गया है? जैन ग्रंथ में। तो उससे लड़ने का कारण जो है, ये जो शिव मंगल विलासनी में जो है गंगा के किनारे जो हीरे की खान थी, उस पहाड़ी में हीरे की खान थी, इसलिए वज्जी पे वो आक्रमण करता है या लिच्छवी पे आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है जैन ग्रंथ में कि पद्मावती जो है उनकी पत्नी थी, और पद्मावती को हीरा बहुत पसंद था, ठीक है। इसलिए एक कारण ये भी है कि पद्मावती क्या करती है? प्रोत्साहित करती है वज्जी पे आक्रमण करने के लिए। पद्मावती द्वारा प्रोत्साहित करना। अब समझ लीजिए, मैं आपको एकदम मेंस पढ़ा रहा हूँ, प्री मेंस दोनों। और दूसरा मूल जो कारण था, इसका मूल कारण गंगा नदी पर अधिकार को लेकर। मूल कारण गंगा नदी पर अधिकार के, ठीक है। गंगा नदी अधिकार के लिए या अधिकार के कारण, ठीक है, या अधिकार को लेकर लिख सकते हैं आप ये तीनों, ठीक। इतना आप देखिए, फिर हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। फिर मिटाया जाए, फिर आगे चलते हैं। और ये जान लीजिए 16 साल तक वज्जी को क्या है? अजातशत्रु जीत नहीं पाया। वज्जी को जीत नहीं पाया। कौन? सॉरी, अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या है? 16 सालों तक वज्जी को नहीं जीत पाया। और जीतता कैसे है ये भी बताता हूं मैं, ठीक है। मिटाया जाए। और इसी समय जब वज्जी पे आक्रमण कर रहा था तो उसने दो जो है प्रक्षेपास्त्र बनाए, ठीक है, या अस्त्र बनाए, या प्रक्षेपास्त्र ठीक रहेगा। प्रक्षेपास्त्र जो खींच के मारने वाले होते हैं उसे प्रक्षेपास्त्र इसीलिए कहते हैं, ठीक है। 2 प्रक्षेपास्त्र बनाए अजातशत्रु ने। पूछता भी है इसलिए बता रहा हूँ। अजातशत्रु ने 2 प्रक्षेपास्त्र जल्दी हो रही है मुझे, बनाए। नाम क्या था? एक का नाम है मूसल,
और दूसरे का नाम है महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। ठीक। एक चीज है, अजातशत्रु अगर किसी से डरता था तो अवंती से डरता था। किससे? अवंती से डरता था। अब इसका कारण क्यों डरता था? उसने, अब जान लीजिए, अवंती के डर से अजातशत्रु ने बनवाया था पोलोब्रूथा। अजातशत्रु ने एक गांव बसाया था पोलीब्रोथा के नाम से, ग्राम बसाया था। कहाँ पे बसाया था? अवंती और मगध के जो बॉर्डर होता है वहाँ पे एक गांव बसाया था, पोलीब्रोथा ग्राम बसाया था। और उसने पोलीब्रूथा गांव का क्या किया था? दुर्गीकरण करवाया था। किसका? पोलीब्रोथा का, यह गांव भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना हो तो गांव भी लिख सकते हैं, का दुर्गीकरण करवाया था। और कहीं उसने दुर्गीकरण नहीं करवाया, लेकिन अवंती के डर से उसने अवंती और मगध के बॉर्डर पे पोलीब्रोथा एक गांव बसाया था और गांव का दुर्गीकरण करवाया था, दुर्गीकरण किया और नगर द्वार बनवाए, और नगर द्वार बनवाए। और इसके उद्घाटन के लिए, बुद्ध जी को बुलवाया था उसने। किसको? इसके उद्घाटन के लिए बुद्ध जी को बुलवाया था, या बुद्ध जी से इसका उद्घाटन उसने करवाया था। ठीक है। और वज्जी को जीतने के लिए, वज्जी संघ जो था उसको जीतने के लिए फिर बुद्ध जी ने उन्हें मूल मंत्र दिया। वज्जी क्या है? एक संघ है, और संघ का क्या करिए आप? फूट डाल दीजिए। ठीक है। और वो जो संघ है मजबूत संघ है, कई गांव हैं, देखिए 8 गांव हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 हो गए मान लीजिए। ठीक है, अब ये 8 हो गए। ठीक, अभी 8 में क्या करिए आप? बुद्ध जी ने कहा कि फूट डाल दीजिए, यहाँ पे भी डाल दीजिए, यहाँ पे भी डाल दीजिए, कि आप जो है ये जो है इनसे इनकी पटरी नहीं होनी चाहिए, इनसे पटरी नहीं होनी चाहिए, इनसे पटरी नहीं होनी चाहिए, सब में क्या कर दो? लड़ाई करवा दो। ठीक है, इनकी इनसे सबसे, मतलब हर एक इंसान को एक दूसरे से लड़ाई करवा दो। ये किसने इनको दिमाग दिया था? तो ये बुद्ध जी ने दिया था। ठीक है, तो ये सब आपस में जो है लड़ने लगे, और ये जो है वहाँ पे अपने सेनापति को भेजे थे। इनके सेनापति का नाम था, इनका जो मंत्री है, मंत्री इनका था कौन? वरसकार करके था। हाँ, वरसकार जो है इनका एक मंत्री था। मंत्री को वज्जी भेजा, फिर उन्होंने वज्जी भेजा फूट डालने के लिए। ठीक है, और वज्जी में जब फूट पड़ गई तो अजातशत्रु जो है वज्जी पर अपना पूर्ण अधिकार बना लेता है। पूरे वज्जी को धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ जीत लेता है। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर इसके बाद हम अगला चलते हैं उदयन। ठीक, अजातशत्रु के बारे में इतना ठीक है। अगला हमारा है उदयन के बारे में। चलिए आप लोग तब तक एक शायरी ही सुन लीजिए। उनके हर एक फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी, उनके हर एक फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही होगी। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रही है।
कि गिरा ले मुझे अपनी नज़रों से कितना भी, कि गिरा ले मुझे अपनी नज़रों से कितना भी, झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में, कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब मिटाया जाए, आगे चलते हैं। अजातशत्रु हो गया, अब उदायन के बारे में बताया जाए। उदायन बस एक ही काम, अब एक चीज़ और बता दूं, ये दोनों बाप बेटे जो हैं, इनका जो है राजगिरी कहिए या राजगृह कहिए, इनकी राजधानी दोनों लोगों की, अजातशत्रु और बिंबिसार, जो इन दोनों की राजधानी कहाँ है? राजगिरी है। ठीक है, मगध की राजधानी इन दोनों तक कहाँ पे है? राजगिरी में है। लेकिन जब उदायन आता है तो ये एक ही काम करता है कि राजगिरी से जो राजधानी उठा के स्थानांतरित कर देता है, कहाँ? पाटलिपुत्र में। ठीक है, यही एक इसकी उपलब्धि है। राजधानी कहाँ कर देता है? उदायन पहले लिख लेते हैं, उदायन क्या करता है? राजधानी कहाँ कर देता है? राजगीर से या फिर डायरेक्ट राजगीर लिख लो। अच्छा, राजगीर ही लिखा होगा, कहीं कहीं राजगीर भी लिखा है, तो दोनों में से कोई भी आए तो लिख लेना। से पाटलिपुत्र कर लेता है, पाटलिपुत्र, राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र ले आता है। इसने जैन धर्म को अपनाया। किसे? जैन धर्म को। बाकी वो दोनों कौन है? बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में जैन भिक्षु हो गया, जैन भिक्षु। ठीक है, ये बाद में क्या हो गया? जैन भिक्षु हो गया। और जब जैन भिक्षु हुआ तो इसने एक जैन विहार बनवाया, जैन विहार। जैन मैंने बताया बिहार निवास स्थल। ठीक है, और कोई भी जो जैसे बौद्ध का विहार है, बौद्ध भिक्षुओं का जो विहार है, ठीक है, मैंने बताया है, जैसे कई इससे पहले वाली वीडियो में 2-3 वीडियो देखिएगा तो उसमें एक आध में जितने भी बिहार हैं उसके, बिहार मतलब स्थान, निवास स्थान होता है। और ये जब बरसात होती थी, ठीक है, तो उसी टाइम जो बौद्ध भिक्षु हों चाहे जैन भिक्षु हों, वो जो है तभी निवास करते थे। ठीक है, जब बरसात होती थी, वो 4 महीने जो बरसात होती थी उसी टाइम जो ये बिहार का प्रयोग करते थे। बाकी वो जो 8 महीने होते थे वो 8 महीने घूम घूम के ज्ञान बांटते थे। जैन बिहार बनवाया पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके बाद अवंती के जो राजा थे, अवंती के राजा उस टाइम अवंती के राजा पालक हुए। ठीक है, उदायन के समय अवंती के राजा पालक थे। इन्होंने अपने राजकुमार को भेजा। ठीक है, राजकुमार को भेजकर जो है, ये जैन बिहार में रहते थे, इन्होंने उदायन की हत्या करवा दी, उदायन की हत्या करवा दी। अब उदायन के क्या है, 3 पुत्र हुए थे। कौन कौन से? एक अनिरुद्ध था, ठीक है, दूसरा जो है मुंडक था, और तीसरा था नागदशक। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे। तो ये पालक जो है तब तक कुछ नहीं करता है, इसकी हत्या करवा देते हैं। और क्या होता है कि ये अब इनके पुत्र जो हैं शासन करने लगते हैं। ठीक है, पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, और फिर जब नागदशक की बारी आती है तो नागदशक की हत्या कर देता है शिशुनाग। कौन कर देता है? शिशुनाग। और जो है मगध पे सॉरी, तो मगध पर अब कौन सा वंश हो गया? शिशुनाग वंश। कहीं कहीं नागवंश भी लिखा है, शिशुनाग वंश का शासन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो अब शिशुनाग वंश, इसके बाद हम शिशुनाग वंश पढ़ेंगे।
ठीक है। और शिशुनाग वंश से पहले जो है 600 BC में 600 BC का जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद नंद वंश के बारे में एक ही वीडियो में शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है 600 BC का जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस में पूछा गया है कई बार कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा कीजिए, ठीक है, या वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे प्यारे मित्रों, मैंने शुरू में भी कहा है और अंत में भी कह रहा हूँ, जो भी मेरे प्यारे मित्रों नए जुड़े हैं कृपया वो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे आसपास के हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करें, ठीक है। उनको ज़्यादातर ये कहें कि बेटा जो है आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऊपर पैसे इसीलिए खर्च करता हूँ, आपके भविष्य के लिए खर्चा करता हूँ कि आगे चल के जो है आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। और आप जो है अभी से मेहनत करवाइए। जैसे 10th में हो गए हैं तो 10th में भी उन्हें बात बुरी नहीं समझने वाली चीज़ है। हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में ना आए। चलिए चलते चलते एक शायरी और भी हो जाए। बुरे तो हम हैं, जमाना अच्छा है, भूखे मरने से बेहतर कमाना अच्छा है। ज़िंदगी चलती है चलती ही रहेगी, ज़िंदगी चलती है चलती ही रहेगी। क्या कहा थक गए, चलो शमशान चलें, ठिकाना अच्छा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।